हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आर के कोटेड आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को जोहार। दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग चल रहे थे और दुर्ग में हम लोगों ने गागरोन दुर्ग के बारे में बात की थी दोस्तों। और गागरोन के साथ साथ हम लोगों ने जो बात की थी वो किसके बारे में बात की थी, ध्यान रखना, वो भोपालगढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी। और एक जो दुर्ग था इसके साथ ही और बेसरोडगढ़ दुर्ग था। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं वो सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और जो सोनारगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों आपके लिए वो क्या है, तो ध्यान रखना, हमें हराने निकली है जिंदगी, जरा कमर कस लेना, अंगारों से खेलकर बड़ा हुआ हूँ, मुकाबला थोड़ा लंबा चलेगा। तो एक बार और सुनना कि हमें हराने निकली है जिंदगी, मुकाबला हमें हराने निकली है जिंदगी, जरा कमर कस लेना, अंगारों से खेलकर बड़ा हुआ हूँ, मुकाबला थोड़ा लंबा चलेगा दोस्तों। इसीलिए आपको भी अपना मुकाबला और लंबा लेके चलना है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो पाए तब तक इस मुकाबले के साथ लड़ते रहो। डबल मुकाबले हो जाएंगे तो ये मजा आएगा। और आज जो हम अध्ययन करने वाले वो सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगर आपको किसी को नहीं पता, जो नए नए लोग, सोनारगढ़ जिला कहाँ पर, सोनारगढ़ क्या होता है, जैसलमेर जो जिला है राजस्थान के किस हिस्से में पड़ता है, तो जैसलमेर जो जिला राजस्थान के इस वाले हिस्से में पड़ता है। और यहाँ पर कौन सा जिला आता है, उस जिले का नाम है दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, माना कि जैसलमेर की जो लोकेशन है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, और ये ही राजस्थान का पश्चिमी दिशा का सबसे अंतिम जो जिला माना जाता है। आगे यहाँ पर हो जाएगा अपना जैसलमेर की लोकेशन। अब जो हम बात करेंगे वो जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करें दोस्तों। ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसका जो निर्माण करवाया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया गया था, इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों भाटी शासकों के द्वारा, इसका क्या करवाया गया दोस्तों, तो निर्माण करवाया गया, द्वारा क्या करवाया गया, निर्माण। अगर दोस्तों आपको भाटी शासकों में भी किसी का नाम पूछे तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया गया भाटी शासकों के द्वारा देखा जाए तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इसका जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, तो इसका जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया, राव जेसल भाटी द्वारा। 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इस दुर्ग की जो नींव रखी वो किसके द्वारा रखी, तो ध्यान रखना दोस्तों, राव जेसल भाटी के द्वारा, राव जेसल भाटी द्वारा इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी दोस्तों। कब रखी थी ये पूछा जाए तो 12 जुलाई भाटी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। भाटी राजवंश के शासक राव जेसल भाटी के द्वारा इसका क्या करवाया गया दोस्तों, निर्माण। ठीक है, इसकी जो नींव रखी गई वो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में रखी गई और रखने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम था राव जेसल भाटी। इसी के द्वारा राव जेसल के नाम पर ही जैसलमेर बसाया गया दोस्तों। और ये जैसलमेर की जो स्थापना हो जाएगी वो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने और देखा था कि जोधपुर की स्थापना रामजोधा के द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी में करवाई थी। उदयपुर की स्थापना जो करवाई थी उदय सिंह के द्वारा 1559 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका जो निर्माण भाटी शासकों के द्वारा करवाएगी और राव जेसल भाटी द्वारा किसकी सलाह पर करवाया गया, ध्यान रखना दोस्तों, सलाह जो व्यक्ति आ जाएगा किसकी सलाह पर करवाया इसने, तो ध्यान रखना किसकी सलाह पर इसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सलाह, किसकी सलाह पर करवाया था, ध्यान रखना, सलाह किसकी सलाह दी थी इसने, या इसको सलाह देने वाला कौन था, ईसाल ऋषि की सलाह पर इसने क्या करवाया था, इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया दोस्तों। राव जेसल भाटी ने ईसाल ऋषि की सलाह पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके बाद देखा जाए इस दुर्ग की जो आकृति है, यह आकृति नहीं देखेंगे, इसकी जो श्रेणी है वो श्रेणी कौन सी दोस्तों,
इसकी जो श्रेणी है दानवन श्रेणी हो जाएगी। दानवन श्रेणी, दानवन श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में निर्मित हो। हम लोगों ने शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियां देखी हैं, उस श्रेणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो ये उदाहरण बनता है उस श्रेणी का नाम है दोस्तों दानवन श्रेणी। मरुस्थल में निर्मित दुर्गों को हम क्या कहते हैं? दानवन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या पूछे कि इस दुर्ग की जो आकृति है, आकृति बाद में श्रेणी देंगे, इसका जो पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका जो पूर्ण निर्माण या पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, तो इसका जो पूर्ण निर्माण हो जाएगा वो शालिवाहन द्वितीय के द्वारा दोस्तों। 1100 शालिवाहन द्वितीय द्वारा। ठीक है, और कोष्टक में लिख देना 1162 ईस्वी, ये कुछ सन मिलता है। इसका पूर्ण निर्माण जो शालिवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया दोस्तों 1162 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो आकृति है, इस दुर्ग की कैसी आकृति है दोस्तों, इस दुर्ग की आकृति हो जाएगी वो त्रिकुटाकृति। इस दुर्ग की जो आकृति है दोस्तों, वो जैसलमेर दुर्ग की जो आकृति है वो क्या हो जाएगी? त्रिकुटाकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ जाएगा, तो इसके कुछ उपनाम है। क्या क्या उपनाम है? उपनाम तो छोड़ो, ये किस पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी का नाम लिख देंगे दोस्तों। पहाड़ी, ये जो किस पहाड़ी पर है ध्यान रखना दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर ये जो दुर्ग गिरि दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, और गिरि दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग स्थित हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि त्रिकुट पर्वत पर किस माता का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर नोट में लिखना, नोट में इसके जस्ट सामने लिखना कि त्रिकुट पर्वत पर, खूब बार पूछा गया है कि त्रिकुट पर्वत पर किस माता का मंदिर है, तो ध्यान रखना दोस्तों त्रिकुट पर्वत पर हमारी केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर, और ये जो केला देवी का मंदिर है दोस्तों कहां पर है? के से ही याद रख लेना, कहां पर हो जाएगा? करौली के अंदर। ठीक है दोस्तों, करौली के अंदर है। त्रिकुट पहाड़ी पर तो हमारा जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, और त्रिकुट पर्वत पर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा केला देवी का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, करौली के अंदर स्थित। अब जो देखा जाए दोस्तों, इसकी जो आकृति पहाड़ी होगी, आकृति होगी, पूर्ण निर्माण हो गया, श्रेणी होगी और निर्माण हो गया। इसके कौन कौन उपनाम से जाना जाता है, किस किस उपनाम से इस दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों, तो उपनाम में देखा जाए, उपनाम, इसके जो उपनाम है दोस्तों वो कौन कौन से हैं, तो इसको किस उपनाम से जाना जाएगा? इसको कहा जाता है सोनगढ़ दोस्तों, सोनगढ़। इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सोनगढ़ कहा जाता है। इसी को कहा जाता है त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों सोनगढ़ हो गया, सोनारगढ़ तो वैसे लिखते हैं। इसके बाद देखा जाए इसी को कहा जाता है गलियों का दुर्ग। गलियों का दुर्ग किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को। अगर आपसे ये पूछा दोस्तों कि गलियों का दुर्ग ये हो जाएगा, अगर गलियों का शहर किसको, गलियों का जिला किसको कहा जाता है या, तो वो किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को। गलियों का शहर या गलियों का जिला किसको कहा जाएगा? यहाँ पर लिख रहा हूं, गलियों का शहर, वो किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर को कहा जाएगा। इसी दुर्ग को कहा जाएगा सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। उपनाम में वो रह जाएगा सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। ठीक है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग लिखूंगा, मैं बताऊंगा सर्वाधिक बुर्ज क्या होती है, कितने बुर्ज है, ये सारी बातें करेंगे। सोनगढ़ दुर्ग, त्रिकुटगढ़ दुर्ग, गलियों का दुर्ग, सर्वाधिक। इसको कहा जाता है गोहरारगढ़ दुर्ग। गोहरागढ़ दुर्ग। और गोहरारगढ़ जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? घाघरा दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। और ये गोहरागढ़ किसको कहा जाता है? हमारे किसको कहा जाएगा? जैसलमेर दुर्ग को। अब जो देखा जाए इस दुर्ग को और किस उपनाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है राजस्थान का अंडमान निकोबार। राजस्थान का अंडमान निकोबार।
ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार। अब देखा जाए अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह है, ध्यान रखना, ठीक है, उससे तुलना की गई। इसके बाद देखा जाए इसको किस और उपनाम से जाना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 बार में, और क्या उपनाम हो जाएंगे इसके, तो इसको कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान के गुलाब के बाद इसको और किस उपनाम से जाना जाएगा, इसको कहा जाएगा स्वर्णगिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, इसको स्वर्णगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। इसी दुर्ग को कहा जाता है और जैसलमेर दुर्ग भी कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग। ये जो सारे उपनाम है किसके हमारे, वो हो जाएंगे हमारे जैसलमेर दुर्ग के। कौन कौन से हैं, सोनगढ़ हो जाएगा, त्रिकुटगढ़ हो जाएगा, गलियों का दुर्ग हो जाएगा, सर्वाधिक बुर्जों वाला हो जाएगा, गोहरागढ़ हो जाएगा, राजस्थान का अंडमान निकोबार, इसके बाद राजस्थान का गुलाब, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, और जैसलमेर दुर्ग। अगर दोस्तों आपको पूरा स आ जाए, पूरा स आ जाए, सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है, तो वो जालोर दुर्ग को कहा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नोट में वो लिख देना कि सुवर्णगिरी, नोट में लिख देना, मैं यहाँ 3 मार्क के ऊपर लिख रहा हूं नोट में कि सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है, जालोर, किसको कहा जाएगा दोस्तों, जालोर, इसको क्या कहा जाएगा, सुवर्णगिरी, ठीक है। इसके बाद देखा जाए इस दुर्ग के अंदर कितने बुर्ज हैं दोस्तों, तो इस दुर्ग के अंदर जो बुर्ज है वो कितनी है, मैंने लिखा सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग मैंने लिखा सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। अब ये सर्वाधिक जो बुर्जे हैं वो कितनी है दोस्तों, तो 99 बुर्ज। कितने बुर्ज हो जाएंगे, 99 बुर्ज। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग मैंने लिखवाया आपको उपनाम में, तो सर्वाधिक में भी कितनी है, तो 99 बुर्ज है दोस्तों, ठीक है, 99 बुर्ज हो जाएंगे। इसके बाद देखा जाए इसका जो निर्माण किया गया दोस्तों, जब इस दुर्ग का निर्माण किया गया तब ये किन पत्थरों से बना है, तो ध्यान रखना, गहरे गहरे पीले पत्थरों से इसका क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ है। और ये पत्थर क्या किए गए हैं, तो जोड़ जोड़ कर इसका क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। जोड़कर पत्थरों को, मतलब गहरे पीले पत्थरों का प्रयोग, और पत्थरों को जोड़कर इसका मतलब क्या कर, पत्थरों को या पत्थर जोड़कर, मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट, पत्थरों क्या जोड़े, पत्थर जोड़े, या पत्थर ही लिख दीजिए, पत्थर। अब जो देखा जाए दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर जब इसका निर्माण किया गया तब पत्थरों को जोड़ जोड़ कर ही इसका निर्माण किया गया। न मिट्टी का प्रयोग किया गया, न चूने का प्रयोग किया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी तो है नहीं और मिट्टी भी नहीं मिलेगी, तो उपयोग कहां से करेंगे। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं किया गया, इसीलिए नहीं किया। मिट्टी अगर चूने का प्रयोग करेंगे तो पानी चाहिएगा, यहाँ पर पानी भी नहीं मिलता है। अगर मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो भी मिट्टी भिगोनी ही पड़ेगी, तो जाके कहीं सेट होगा। तो हो किया क्या, तो ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरह का कुछ पत्थर बना दिया इन्होंने, एक पत्थर था और उस पत्थर के अंदर इस तरह की डिजाइन कर दी, इस तरह की डिजाइन की, इस तरह की डिजाइन की थी उस पत्थर के ऊपर। इसके बाद देखा जाए तो ये पत्थर इस तरह का कर दिया, एक पत्थर था इस तरह का कर दिया। इसके बाद देखा जाए तो किया क्या इन लोगों ने कि एक पत्थर इस तरह का और बनाया, इस तरह का और पत्थर बनाया और इसके अंदर फंसा दिया, इसके अंदर फंसा दिया। अब ये पत्थरों को जोड़ा गया, क्या कर दिया गया दोस्तों, जोड़ा गया इस तरह के, इस तरह को पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इस दुर्ग का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हटा दे दो, गहरे गहरे पीले पत्थरों का प्रयोग लिखते हैं दूसरी लाइन से। इसका निर्माण पत्थरों को जोड़कर, कोमा मिट्टी प्लस चूने का प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और पत्थरों को जोड़कर निर्माण किया गया, मिट्टी प्लस चूने का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसा दुर्ग कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा जो दुर्ग हो जाएगा हमारा, वो कौन सा हो जाएगा, सोनारगढ़ दुर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये
इसका जो निर्माण मिट्टी पत्थरों को जोड़ जोड़ कर किया गया, तो सर इसकी छत कैसी है? तो इस दुर्ग की जो छत है वो छत लकड़ी की है। कैसी दोस्तों? लकड़ी की। ठीक है, लकड़ी की छत है। इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की है। इस दुर्ग की जो छत है लकड़ी की है। ठीक है, लकड़ी की है। और क्वेश्चन में लिखना विश्व का एकमात्र दुर्ग, विश्व का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत कैसी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई। पूरे विश्व के अंदर ऐसा कहीं दुर्ग नहीं है कहां पर जिसकी छत कैसी बनी हुई है? लकड़ी की। एक दो महल ही है, बाकी नहीं है, ध्यान रखना। पर कहा जाता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जिसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है? तो वो दुर्ग हो जाएगा हमारा सोनारगढ़ दुर्ग। अब जो देखा जाए इस दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों, तो इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना ये कहां पर हो जाएगा? सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अंदर जो मूर्ति है वो मूर्ति कहां से लाई गई थी दोस्तों? तो मूर्ति लाई गई थी मेड़ता से। और मेड़ता से कौन लाए थे उस समय? यहाँ के जो शासक थे उस शासक का नाम था बेरीसाल। बेरीसाल कौन लाए थे दोस्तों? बेरीसाल लाए थे। लक्ष्मी नारायण मूर्ति है। इस दुर्ग के अंदर कौन सा मंदिर है? ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर कौन सी मूर्ति है? तो ध्यान रखना, मेड़ता से लाए थे। कौन लाए थे? बेरीसाल लाए थे। ठीक है दोस्तों, बेरीसाल लाए थे। इसके बाद देखा जाए इसके जो कपाट है दोस्तों, इस मंदिर के जो कपाट है सोने चांदी के बने हुए, सोने प्लस चांदी के बने हुए, सोने प्लस चांदी के बने हुए। ये ऐसा दुर्ग कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा सोनारगढ़ दुर्ग। इसके बाद देखा जाए इस दुर्ग के अंदर कुछ इंपोर्टेंट महल है। बड़ी बड़ी बातें बाद में बताओ, एक बार छोटी छोटी लिख देता हूं। इस दुर्ग के अंदर कुछ इंपोर्टेंट महल है, जैसे बादल महल है, हो जाएगा बादल महल हो जाएगा। और बादल महल के बाद एक महल का नाम और हो जाएगा गज महल। गज महल, गज महल के बाद हो जाएगा सुंदर विलास महल। सुंदर विलास महल, सुंदर विलास महल। ठीक है, गज महल, बादल महल, सुंदर विलास महल। ये जो महल है वो सारे कहां पर? 3 महल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर ये स्थित है सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर। अब जो देखा जाए, एक बार मैं ये वापस समझा देता हूं कि इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। गहरे पीले पत्थरों का प्रयोग किया। गहरे पीले पत्थरों का मतलब समझ लो आप सोने के समान। जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसकी जो मतलब उसका रंग होता है, उस तरह के गहरे पीले पत्थर। अगर आप शाम के समय इस दुर्ग के अंदर मतलब जाओगे या पास में रहकर देखोगे तो ये दूर से देखने पर सोने की तरह चमकता है दोस्तों। जब लाइटें वगैरह लगती सोने के समान चमकता है। और वैसे भी दुर्ग ही ऐसा आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा कि इसके जो पत्थर है वे सोने के समान ही दिखते हैं, इसीलिए इसको स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। इसके बाद देखा जाए इसका जो निर्माण पत्थरों को जोड़ जोड़ कर किया गया है और मिट्टी प्लस चूने का प्रयोग नहीं किया गया इस दुर्ग के अंदर। इसकी जो छत है दोस्तों वो छत किसकी बनी हुई? लकड़ी की बनी हुई। विश्व का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत कैसी है? लकड़ी की है। इसके बाद देखा जाए इसके अंदर एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो मूर्ति लाई गई थी मेड़ता से लाई गई थी दोस्तों। ये जो मेड़ता कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये मेड़ता जो आता है वो नागौर के अंदर है। ठीक है, नागौर से कौन सा शासक लाया था? बेरीसाल लाया था। और इसके जो कपाट है सोने प्लस चांदी के बने हुए। इसके अंदर जो महल कौन कौन से हो जाएंगे? बादल महल, गज महल और सुंदर विलास महल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने उपनाम देखे। इसके जो उपनाम क्या हो जाएंगे? सोनगढ़, त्रिकुटगढ़, गलियोवा दुर्ग, सर्वाधिक बुर्ज वाला दुर्ग, और घोरारगढ़ राजस्थान का, अंडमान निकोबार राजस्थान का गुलाब भी कहा जाता है, स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, इसको जैसलमेर भी कहा जाता है। और एक और लिखना है तो याद रख लो जिसका नाम है सोनलगढ़। सोनलगढ़ लिखा था, सोनलगढ़ ये भी इसी का नाम उपनाम है, सोनलगढ़। ठीक है दोस्तों, सोनलगढ़। एक और याद रखो जैसानगढ़, ये सारे इसके ही उपनाम है। सोनलगढ़, जैसानगढ़, ये सारे इसके ही उपनाम है। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? आकृति कौन सी? इसकी जो आकृति वो त्रिकोटाकृति। इसकी जो पहाड़ी है दोस्तों वो पहाड़ी है त्रिकोट पहाड़ी हो जाएगी।
इसके बाद इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया गया था वो शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था दोस्तों 1162 ईस्वी में। ये किस श्रेणी का दुर्ग है? धानवल श्रेणी का हो जाएगा। इसके बाद देखा था हमने इसका जो निर्माण भाटी शासकों के द्वारा, भाटी शासकों में भी जिसका नाम मिलता है उसका नाम है राव जैसल भाटी, और इसके द्वारा कब नींव रखी गई? 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। किसकी सलाह पर? तो ध्यान रखना, ईसा वेसी की सलाह पर। आगे एक बार और देखते हैं हम लोग, और भी इस दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों। तो देखो एक बार मिटा देता हूं मैं। देखो दोस्तों, इसका जो इस दुर्ग का जो परकोटा है या इस दुर्ग का जो दीवार, हाँ इसके जो परकोटा है उसको क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, परकोटा। कमरकोट सीधा लिख देता हूं मैं, कमरकोट, कमरकोट, कमरकोट लिख देता हूं। और इस कमरकोट है क्या, ध्यान रखना, गागरे नुमा परकोटा, गागरे नुमा परकोटा, गागरे नुमा परकोटा, जिसे क्या कहा जाता है? कमरकोट। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? कमरकोट। इसी कमरकोट को स्थानीय जो लोग हैं दोस्तों, स्थानीय जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? तो पाड़ा कहते हैं। ध्यान रखना, पाड़ा नहीं देखा तो देख लेना, घर के अंदर भैंस होगी, भैंस का छोटा बच्चा होगा, उसको हम पाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाड़ा। ठीक है, घाघरा भी नहीं देखा तो इधर देखो, घाघरा में दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर ये इस तरह का घाघरा ही समझो, कमर थोड़ी टेढ़ी बन गई, रुक जाओ, अपन को भी घाघरे का अनुभव है निचले, ऐसा ही बनेगा, और आपको भी नहीं हो तो बता देना। यहां पर मैं घाघरा बना रहा हूं और ये समझो घाघरा है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का घाघरा आता है, और ये घाघरे नुमा परकोटा, ये घाघरा ही समझो, और घाघरे नुमा परकोटा बना, इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो पाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाड़ा। अब ये पूछना पड़ेगा कि घाघरे को स्थानीय लोग पाड़ा क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घाघरा नहीं देखा हो तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, उधर कहीं घाघरे देखना जाना मत, चप्पलें पड़ेगी, ध्यान रखना। घाघरे कहां पर है? जो घाघरा नुमा परकोटा वो कहां पर है? वो कहां पर है? ध्यान रखना, वो हो जाएगा हमारा जैसलमेर दुर्ग के अंदर। स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो पाड़ा कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न कितनी बार। कमरकोट क्या? तो कमरकोट नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि घाघरा कहां? सिर पे थोड़ी बांधा जाए, कमर के अंदर बांधा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? कमरकोट। और स्थानीय लोग इस घाघरे नुमा होने के कारण। अब जो देखो, ये जो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों ने कभी देखा होगा चित्र के अंदर कि ये इस तरह का ये क्या बनाया गया दोस्तों? कमर है ये समझो, और इस तरह का लाइन और बना देता हूं। ठीक है, अब देखा जाए, आप लोगों ने देखा होगा कि ये दुर्ग है, और इस दुर्ग के अंदर बुर्जे क्या होती है? देखो दोस्तों, बुर्जे क्या होती है? एक बार मैं बुर्जे बना या मिटा देता हूं, इसके बाद आपको बताता हूं बुर्जे क्या होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की जो आकृति होती है दुर्ग के अंदर, इस तरह की जो आकृति होती है, परकोटे के बाहर इस तरह की जो आकृति है, परकोटे के सहारे सारे, इसको हम क्या कहते हैं? बुर्जे कहते हैं। ये जो क्या है दोस्तों? ये बुर्जे। ये जो बुर्जे आपको सर्वाधिक जो देखने को मिलेगी वो किस दुर्ग के अंदर देखने को मिलेगी? वो मिलेगी आपको गागरोन दुर्ग के अंदर। सॉरी, गागरोन क्या होता है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। तो ये क्या होगी? बुर्जे होगी। इस तरह का तिहरा परकोटा है, 2 बार परकोटा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? घाघरा कहा जाता है। स्थानीय लोग इसको पाड़ा भी कहते हैं। अब जो देखा जाए इसके अंदर और क्या क्या है तो ध्यान रखना, ये तो मिटा देते हैं हम। और क्या है इस दुर्ग के अंदर, क्यों प्रसिद्ध है ये दुर्ग, और क्यों प्रसिद्ध है? तो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 2.5 शाखे कितने होते हैं? 2.5 का मतलब 2 और 1 आधा। यहां पर लिख लो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध। 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.5 का मतलब हो जाएगा 2/2 और 1/2। इसको हम क्या कहते हैं? 2.5 कहते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूं, एक बार देख लेना, आगे लिखना है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है।
अब जो देखा जाए 2.5 शाखों के लिए, सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर दोस्तों हमारा जो प्रथम जो शाखा होता है वो रणथंभौर के अंदर गठित होता है। और रणथंभौर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था और वहां पर रानी थी जिसका नाम था रंग देवी, और रंग देवी की जो पुत्र थी जिसका नाम था देवल दे था, और इन्होंने पद्मा तालाब के अंदर कूदकर जल जोहर किया था। राजस्थान का पहला जल जोहर था। अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाए राजस्थान का पहला अग्नि जोहर कहां पर हुआ, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर हुआ 1303 के अंदर। रानी पद्मिनी, गोरा बादल वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ पर जो शासक था जिसका नाम था हमीर देव चौहान था, इनके शासनकाल में गठित होता है। और ये जो दुर्ग है वो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। और 3 शाखे कहां पर हो, अगर 3 यहाँ पर हो जाते ये चित्तौड़ के बराबर हो जाता। वहां पर 3 हुए, यहाँ पर 3 होने ही वाले थे, लेकिन वहां पर यहाँ पर एक नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है, प्रथम जो शाखा होता है दोस्तों, वो प्रथम जो शाखा होता है वो प्रथम शाखा किसके समय होता है? प्रथम जो शाखा होता है इसकी जो डेट मिलती है दोस्तों, डेट क्या मिलती है, इसका जो समय लिख देंगे हम। इसका जो समय है वो समय क्या है, तो ध्यान रखना इसका जो समय कहीं बुकों के अंदर लिखा है, मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिख देना, जो भी आए उसके अंदर देख लेना। समय वैसे पूछते नहीं, अधिकतर जो मेन शाखे इनके पूछे। समय देखा जाए तो 1300, इसका जो समय है 1308 से 1312 1308 से 1312 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समय हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, यहाँ का जो शासक था, जैसलमेर का जो शासक था वो राजा कौन था, तो ध्यान रखना राजा था जिसका नाम था, राजा का नाम था दोस्तों मूलराज। यहाँ का जो शासक था दोस्तों वो मूलराज था। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर जो आक्रमणकारी था वो आक्रमणकारी कौन था, आक्रमणकारी आप लोगों को पता होगा, तो मैंने जहां भी पर प्रथम शाखा करवाया होगा तो आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। AK-47 जहां जाओ वहां लुगाइयों के लिए लड़ने वाला आदमी कौन था, AK-47। ठीक है, जब से शाखा करवा रहा हूं तब से मैं AK-47 का नाम ले रहा हूं, और लुगाइयों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये ऊपर शाखा गठित हो जाता है, किसके शासनकाल में होता है, तो मूलराज के समय होता है दोस्तों। और जो आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखा जाए ये प्रथम शाखा हो गया, और प्रथम शाखा के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं द्वितीय शाखा। द्वितीय जो शाखा होता है दोस्तों, वो द्वितीय शाखा कब होता है, तो ध्यान रखना इसका जो समय है वो समय क्या हो जाएगा, इसका जो समय है दोस्तों वो 1359 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1359 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए 59 से संबंधित आपको सन पूछा जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना 1459 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना हुई, 1559 को उदयपुर की स्थापना हुई, और 1359 में हमारा जैसलमेर का दूसरा शाखा हो। तो ध्यान रखना 1359 में दूसरा शाखा जैसलमेर का, 1559 में उदयपुर की स्थापना, 1459 में जोधपुर की स्थापना। ठीक है, इधर देखो ये जो समय हो जाएगा, उस समय यहाँ का जो शासक था वो शासक कौन सा था दोस्तों, तो शासक का नाम था रावदुदा। शासक का नाम था रावदुदा। और यहाँ का जो आक्रमणकारी था जिसका नाम हो जाएगा रावदुदा के बाद आक्रमणकारी, एक बार मेरे दिमाग से निकल गया, इधर देखो तीसरा देख लो। तीसरा जो है वो कब हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों 1550 के अंदर हुआ। कब हुआ, 1550 के अंदर हुआ। और यहाँ का जो शासक था दोस्तों, यहाँ लिख लो तीसरा शाखा। तो तीसरा शाखा का जो समय था दोस्तों वो क्या था, ध्यान रखना समय जब हो जाएगा 1550। और यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था राव लोणकरण। इसी को दोस्तों कहा जाता है कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। महाभारत में जो महाभारत हुई उस समय जो कर्ण था उसकी तुलना की गई। कर्ण क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों, तो वो दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, और इसका कलयुग का कर्ण कहा जाता है। इसी की पुत्री थी उमादेव वगैरह। ठीक है, और यहाँ का जो आक्रमणकारी था वो आक्रमणकारी कौन था दोस्तों, तो आक्रमणकारी हो जाएगा कंधार का कौन था, तो अमीर अली था।
अमीर अली। कंधार का जो अमीर अली था, इसने क्या किया था, उस समय आक्रमण किया था। यहाँ का कौन था, समय 1359 हो जाता है, और शासक था जिसका नाम था रावदुदा। और रावदुदा के समकालीन एक और था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। रावदुदा के समकालीन कौन सा था, हाँ एपेस्टी था। कौन था, एपेस्टी। एपेस्टी का मतलब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आक्रमणकारी था वो आक्रमणकारी कौन था, तो एपेस्टी था। एपेस्टी का मतलब हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में एपेस्टी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये 3 शाखे हुए हैं। तीसरा जो शाखा हुआ, इसका जो समय है 1550। शासक कौन था, राव लोणकरण। आक्रमणकारी कौन था, कंधार के अमीर अली थे। तीसरा जो शाखा हुआ उस समय जो समय था 1359, फिरोज शाह तुगलक आक्रमणकारी था और रावदुदा यहाँ का शासक था दोस्तों। ये जो शाखा है वो तीसरा मैंने लिखा है 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो शाखा है दोस्तों वो इसके अंदर केसरिया नहीं हुआ, केसरिया नहीं हुआ, केसरिया नहीं हुआ तो क्या हुआ, सॉरी केसरिया तो हुआ, जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखो जौहर क्यों नहीं हुआ, जौहर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि होता क्या है, कंधार के अमीर अली के द्वारा यहाँ के जो भी औरतें थी, महिलाएं थी, इनको सतरानियां थी, इनको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और बाद में राव लोणकरण क्या है, इसके सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता। ठीक है, जौहर नहीं हुआ, ठीक है, केसरिया हुआ। यहाँ पर कंप्लीट हुए 2 और एक आधा हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता 2.5 शाखों वाला दुर्ग कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा जैसलमेर। अब जो देखा जाए इसी दुर्ग के अंदर और क्या है, तो और है दोस्तों इस दुर्ग के अंदर क्या है, तो आदिनाथ जैन मंदिर है। आदिनाथ जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर क्या है दोस्तों, तो ये जो आदिनाथ जैन मंदिर है वो सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। ऐसा कौन सा दुर्ग है, तो वो दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, जिसमें आदिनाथ जैन मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके बाद देखा जाए इसी दुर्ग के अंदर और क्या हो जाएगा, आदिनाथ जैन मंदिर जैनों का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके बाद इसके अंदर एक कुआं है जिसका कुएं का नाम जसलू कुआं, जसलू कुआं। जसलू जो कुआं है वो हमारा जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। जसलू जो कुआं है वो जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। इस जसलू कुएं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने के लिए आए थे इस वाले क्षेत्र में, हमारे राजस्थान के पश्चिमी वाले क्षेत्र में, जब घूमने के लिए आते हैं तो अर्जुन को प्यास लग जाती है। जब अर्जुन को प्यास लगती है तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि पानी की व्यवस्था वगैरह करवा दो। तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपने हाथ में जो चक्र था, सुदर्शन चक्र, उससे वो चक्र चलाकर ये क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक कुएं का निर्माण करते हैं। जब कुआं निर्माण हो जाता है तब होता क्या है कि अर्जुन है वो प्यास अपनी बुझा लेता है, और प्यास बुझाने के बाद क्या करता है, तो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आप इस कुएं को वापस मिटा दो। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि क्या कहा था, जब भी द्वापर युग में मतलब आने वाले समय में मेरे वंशज आएंगे और एक दिन यहाँ पर राज करेंगे, ऐसा कुछ बताया गया था, ऐसा कहा था। बाद में इस कुएं का इस कुएं को मिटाया नहीं, और इसी जैसलमेर के अंदर यादव राजवंश को, जो यादव राजवंश ने इसे शासन किया, और भाटी है वो यादव ही है एक तरह के, ऐसा बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, जसलो कुआं है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ के जो महल है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के महल बारीक कटाई प्लस नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के महल है बारीक कटाई और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बारीक मतलब जो पत्थरों के होते हैं, पत्थरों को बारीक बारीक काट कर डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं, उसको नक्काशी या बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब तो देखा जाए इसी दुर्ग के ऊपर होता क्या है, 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। 2009 में 5 रुपए का क्या होता है, डाक टिकट जारी होता है।
₹5 का डाक टिकट जारी, डाक टिकट। अब होता क्या है कि 2009 में ही क्या हुआ दोस्तों, डाक टिकट जारी किया। 2009 में ही क्या हुआ कि भूकंप आने से क्या हुआ, दुर्ग में दरारें पड़ गई। क्या पड़ गई दोस्तों, दरारें। सरकार ने सोचा कि अगर दुर्ग और अभी और भूकंप आ जाए तो अभी दुर्ग ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए कहा कि इस दुर्ग के ऊपर डाक टिकट जारी कर दो भाई। नी काम जमात इनका जी नहीं जमात इन्होंने और क्या काम किया दोस्तों, देखो इन्होंने सत्यजीत रे, एक व्यक्ति का नाम आता है सत्यजीत रे, इसके निर्देशक में क्या करवाया दोस्तों, इसके निर्देशक में सोनार किला नाम से फिल्म बनाई। सोनार किला नाम से क्या बनवाई, फिल्म बनवाई। ठीक है, सत्यजीत रे के निर्देशक में सोनार किला फिल्म नाम से एक फिल्म बनवाई। ठीक है, 2009 में भूकंप आने से दुर्ग के में अंदर दरारें पड़ गई, वैसे पत्थरों को जोड़ जोड़ कर किया गया तो दरारें पड़ेगी। 2009 में ही ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। और वाली आगे बातें देखते हैं। आगे जो देखा जाए, एक बार ये मिटा देता हूं मैं। आगे जो देखा जाए तो होता क्या है, इस दुर्ग के बारे में क्या है दोस्तों, तो कहानी है। कहानियां तो क्या होंगी, कहावत। इधर देखो कहावत क्या क्या है। जैसलमेर जो दुर्ग है इसकी कहावत क्या है। अबुल फजल, आपको पता ही होगा कि अबुल फजल का वेट ही कर रहे होंगे, क्योंकि ये जहां भी जाओ वहां पर आ जाता है। अबुल फजल इसका वेट कर रहे थे, लो आ गया अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल आ गया। आप देखो अबुल फजल क्या कहता है कि एक बार आपके पल्ले पड़े तो सुन लेना, नहीं पल्ले पड़े तो मैं लिख दूंगा। अबुल फजल कहता है कि जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना। घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे के, तब पहुंचे जैसा। आ गया होगा समझ में, ऐसा मैं मानता हूं। एक बार और सुना देता हूं कि घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे के, तब पहुंचे जैसा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको किसी ने किसी पूरे राजस्थान के अंदर दौड़ाया होगा। भाई साहब तो दौड़, क्या बता, इसने जहां जहां वहां कुछ न कुछ कहा। इसके जैसलमेर जाने की क्या जरूरत पड़ी थी इस रेत के अंदर, और कह के गया कि घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लीक करने आपको सीधा समझा रहा हूँ। घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे, तब पहुंचे जैसान। अब देख, घोड़े कीजिए काट के, काट का मतलब होता है शरीर। घोड़े के ऊपर जो इसकी पीठ के ऊपर क्या होती है, काट होती है बैठने के लिए, वैसा हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत शरीर होना चाहिए। पग कीजिए पाषाण, पाषाण के अंदर मैं कल बता चुका आपको कि गागरोन जो दुर्ग है पाषाण कल उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण का मतलब मैंने बताया था कि क्या बताया था, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो आपकी जो पैर है वो पत्थर के समान होने चाहिए। और पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे। अख्तर का मतलब होता है दोस्तों कपड़े। आपके जो कपड़े हैं वो लोहे के समान होने चाहिए, तो ही जाकर आप कहां पहुंचोगे, दिल्ली, सॉरी जैसलमेर। एक कहावत और है इस दुर्ग के बारे में, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलोचियानो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, समझ में पल्ले नहीं पड़ रहा होगा पर एक बार देखो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलेचियानो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि गढ़ तो एक है दिल्ली, और गढ़ दिल्ली के बाद गढ़ आगरा माना जाता है, मतलब किलों में किला देखा जाए दिल्ली का किला, इसके बाद आगरा का है। और अधगढ़ मतलब थोड़ा और देखा जाए तो वो बीकानेर वाला। फिर लास्ट सीमा पर जो बनाया गया वो भाटियों के द्वारा बनाया गया, इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट में जो सिरे तो जैसलमेर, लास्ट सीमा पर कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर। तो ये कहावत है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलेचियानो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। घोड़े कीजिए घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे, तब पहुंचे जैसान। यह बात वाली बात है। अबुल फजल ने कहा, लिख देता हूं एक बात, नहीं जब पढ़े तो, घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए
पाषाण, पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, पाषाण, पक कीजिए पाषाण, अख्तर, अख्तर, अख्तर कीजिए लोहे, अख्तर का मतलब होता है दोस्तों कपड़े, तब पहुंचे जैसान, तब पहुंचे जैसान। ये जो कहावत है वो किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये जो बातें हैं किसकी है? तो जैसलमेर की है। एक दो और क्या है, तो ये जो दुर्ग है जहाज के समान दिखाई देता है। यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं जहाज, जहाज के समान, समान, जहाज के समान, दूर से देखने पर, दूर से देखने पर, देखने पर, इसकी पूरी लाइन में बोलूंगा, आप लोग इतना ही लिखो, जहाज के समान दूर से देखने पर। ठीक है, दूर से देखने पर। और क्या दूर से देखने पर क्या होता है? दूर से देखने पर शेर की तरह अंगड़ाई लेते हुए, ये दो बातें याद रखना, शेर की तरह अंगड़ाई लेते हुए और जहाज के समान दूर से देखने पर। अब देखो दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे एक जहाज है और वो जहाज है वो लंगर डाले हुए, मतलब लंगर, जब लंगर क्या होते हैं, दो जिससे जहाज बांधा वगैरह जाता है उसको लंगर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? दूर से देखने पर, दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। ऐसा लगता है कि जब शेर सुबह सुबह उठता है और अंगड़ाई लेता है उसके समान ये दुर्ग दिखाई देता है। तो ये दो तीन बातें कही गई अबुल फजल के द्वारा कहा है, एक वो कहावत है, और ये जो सारी बातें हैं वो किसकी है दोस्तों? तो वो हो जाएगी हमारी जैसलमेर की हो जाएगी। सर्वाधिक 99 बुर्ज इसके अंदर है। इसका जो निर्माण राव जैसल भाटी के द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी, ये सारी बातें देख ली हम लोगों ने। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2009 में क्या बनाएगी? फिल्म बनाएगी। 2009 में ही 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, और इसका जो निर्माण पत्थरों को जोड़ जोड़ कर किया गया, पीले गहरे पत्थरों का उपयोग किया गया इसके अंदर स्वर्णगिरी, राजस्थान का गुलाब, अंडमान निकोबार और सोनलगढ़, सोनगढ़, ये सारे किसके उपनाम में? ये हमारे हो जाएंगे इसके। और एक बात और यह ध्यान रखना कि इसके अंदर जब हम चित्रशैली वगैरह पढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं क्या बताऊं आपको कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक है जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, या इसी को कहा जाता है जैसलमेर भंडार। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर भंडार, इसी को कहा जाता है जैसलमेर भंडार। अब देखा जाए ये क्या है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को पता होगा कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्या पढ़ाया था कि लक्ष्मी नारायण मंदिर पढ़ाया था। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसका निर्माण लक्ष्मी नारायण मंदिर जो मूर्ति लाई की मेड़ता से राव बेनीसाल के द्वारा, और ये लक्ष्मी नारायण भाटियों के कुल देवता कुछ माने जाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए उस लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड में क्या बना हुआ? एक ग्रंथ बना, बहुत बड़ा भंडार बना हुआ है, मतलब ऊपर तो है मंदिर और इसके नीचे अंडरग्राउंड तो भंडार है। वहां पर सबसे प्राचीन ग्रंथ रखे गए हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे 1060 ईस्वी का 10 वेकाली का चित्र, सूत्र चूर्णी और ओद नियुक्ति वृत्ति वगैरह ये पढ़ेंगे। आलेखाकार पाटिल जिसके चित्रकार थे, ये जब चित्रशैली आएगी उस समय बताऊंगा। लेकिन ये जो भंडार है वो कहाँ पर है? तो किस दुर्ग के अंदर है? वो है जैसलमेर दुर्ग के अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना जैसलमेर दुर्ग के अंदर। बाकी हम आगे और दुर्ग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।